हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि अकाउंटिंग जिसको कहते हैं बिजनेस का लैंग्वेज है, उसमें जो भी वर्ड इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग के हिसाब से उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। उसका क्या मीनिंग है अकॉर्डिंग टू बिजनेस या अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, उस चीज़ का हम थरोली रिव्यू लेंगे या हम पढ़ाई करेंगे। मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको हर चीज़ एकदम सरल भाषा में समझाऊं ताकि आपको समझने में आसानी होगा और आपको आगे जाके पढ़ाई करने में भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ये 11th कॉमर्स का सेकंड चैप्टर है या सेकंड यूनिट है। शुरू करते हैं आज का सेशन, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहला आज का जो टर्म है वो पहला हो गया बिजनेस। बिजनेस किसको कहते हैं? जो भी एक्टिविटी हम करते हैं जिसमें सोल पर्पस रहता है प्रॉफिट अर्न करने का। मतलब जो एक्टिविटी हम करते हैं उसका प्राइमरी रीज़न है केवल प्रॉफिट अर्न करने का, तो उस एक्टिविटी को कहते हैं बिजनेस। तो ये बिजनेस का डेफिनेशन हो गया। अभी उसको दूसरा हो गया एंटिटी। एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी किसको कहते हैं? जो रूल की हिसाब से कमेंस हुआ है या गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उसका गठन हुआ है और वो बिजनेस एक्टिविटी करता है। मतलब उसका मेन रीज़न है एक्टिविटी का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी या कंपनी या बिजनेस हाउसेस। तीसरा हो गया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब दो पार्टी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, बीच में उनका बिजनेस एक्टिविटी होएगा, मतलब जिसमें मनी का लेन देन होगा। समझो एक कंपनी ने कुछ बेचा, दूसरा कंपनी ने कुछ खरीदा है। मतलब खरीदना और बेचने में एक तो जो खरीदेगा वो दूसरे कंपनी को पैसा देना पड़ेगा और जो खरीदेगा उसको मटेरियल मिलेगा। तो मैं एक कंपनी हो गया और दूसरा एक कंपनी है, तो मैंने कुछ खरीदा है तो मेरा पैसा जाएगा उसके पास, उसका मटेरियल आएगा मेरे पास। इसमें जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये मनी को इम्पैक्ट करता है या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन उसमें होता है, तो उस चीज़ को कहते हैं ट्रांजैक्शन। चौथा हो गया अकाउंट। अकाउंट का मतलब है, जैसे हम ऑर्डिनरी लाइफ में देखते हैं अपना कोई मतलब सदस्य है फैमिली में जिसका बैंक में अकाउंट रहता है, तो उसमें केवल अपना ट्रांजैक्शन का डिटेल रहता है। हमने अगर कुछ पैसा डिपॉजिट किया तो पैसे का उसमें डिपॉजिट करने का डेट रहेगा, कितना पैसा डिपॉजिट किया उसका डिटेल रहेगा। हमने कुछ पैसा विड्रॉ किया तो पैसे का कितना विड्रॉ किया वो हम डिटेल देख पाएंगे उस डेट पे। और पैसा डिपॉजिट के ऊपर हमने कुछ अगर इंटरेस्ट अर्न किया है तो स्पेसिफिक अमाउंट हमको पता चलेगा कि हम इंटरेस्ट के हिसाब से इतना हमको पैसा मिला है बैंक की तरफ से। उसको अकाउंट के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि उसमें सारा का सारा स्पेसिफिक मैनर में डेट वाइज डाटा रहता है, वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से, उसको कहते हैं अकाउंट। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट सच एज सेल्स, परचेज, सैलरीज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अरे पर्टिकुलर हेड। इट इज़ not only shows the amounts of transaction but also shows their effect and direction। मतलब ये ट्रांजैक्शन का डिटेल वगैरह का हिसाब रखता है, उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर वो दर्शाता है, उसको कहते हैं अकाउंट। अभी पांचवा हो गया अकाउंट की बात, कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो पूंजी निवेश किया है ओनर अपना बिजनेस में। मैंने एक कंपनी खोला है, कंपनी के लिए पैसा का ज़रूरत है, जो जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उसको कहते हैं बिजनेस। मतलब मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल का मतलब कोई राजधानी नहीं है, कोई देश का राजधानी नहीं है। मतलब ये मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी है, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर। ऐसा निवेश किया गया बिजनेस में मालिक के द्वारा, उसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल के बाद आता है ड्राइंग्स।
ड्राइंग्स मतलब इसका उल्टा है, ओनर ने कुछ खुद का एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा लिया है या कुछ सामान लिया है तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट जब प्रिपेयर करेंगे कैपिटल से हम उसको डिडक्ट करके दिखाएंगे, माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि पैसा ओनर ने लगाया था और फिर खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा ले लेता है ओनर ने, तो उसको हम कैपिटल से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में उसको शो करेंगे कि इतना पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस ओनर ने ले लिया बिजनेस से। पर्सनल एक्सपेंसेस अमाउंट टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर, इसको कहते हैं ड्राइंग्स। सातवां हो गया लायबिलिटी। सातवां हो गया लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या एक मीनिंग है, कर्जा या डेप्ट या लोन, मतलब कंपनी ने किसी को कुछ पैसा देने का है तो वो हो गया कंपनी के लिए लायबिलिटी, क्योंकि आगे जाके उतना अमाउंट कंपनी को चुकाना पड़ेगा, ये लायबिलिटी हो गया कंपनी के लिए। तो ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल लायबिलिटी हो गया, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओनर को जितना पैसा देना पड़ेगा बिजनेस को वो हो गया इंटरनल लायबिलिटी, और आउटसाइडर किसी से अगर पैसा लिया है तो उसको हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। सोचो हमने कुछ सर्विस लिया है उधार पे या कुछ गुड्स लिया है, परचेज किया है उधार पे, वो हो गया आउटसाइडर लायबिलिटी, वो चीज़ हो गया। जितना अमाउंट हम बाहर पे करेंगे या चुकाने का है उसको कहते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब ओनर को जितना पैसा चुकाने का उसको कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी दो प्रकार का है, नॉन करंट करंट। लायबिलिटी दो प्रकार का, एक हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा हो गया करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में हमको चुकाना पड़ेगा उसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में जिसको हम पे करेंगे उसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब वन अकाउंटिंग ईयर में वो ड्यू हो जाता है, विथिन वन अकाउंटिंग ईयर में फॉल्स ड्यू। जो विथिन वन अकाउंटिंग ईयर में फॉल्स ड्यू होता है मतलब जो 1 ईयर के अंडर ही ड्यू हो जाता है उसको कहते हैं करंट लायबिलिटी। मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर हो गया तो नॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद आता है एसेट्स। उसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स मतलब कंपनी ने जो चीज़ एक्वायर किया हुआ है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए या ऑपरेटिंग नेचर के लिए, जो भी चीज़ कंपनी के पास मॉनेटरी वैल्यू में है, या जैसे हो गया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये क्या है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए है, या ये संपत्ति हो गया कंपनी के लिए, क्योंकि इसको यूटिलाइज करके प्रोडक्शन निकालेगा तो सेल करेगा तो प्रॉफिट आएगा। ये हो गया एसेट्स। एसेट्स यानी संपत्ति। अभी एसेट्स में आ गया नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो हो गया जो कंपनी ने एक्वायर किया है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। These assets are held for long term use purpose. Assets are held for long term use purpose. नॉन करंट एसेट जो चीज़ हो जाता है उसको कहते हैं एसेट्स आर हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज पर्पस। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये हम तुरंत बिजनेस ऑपरेशन में बेचने के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि
लैंड रहेगा, बिल्डिंग रहेगा तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एग्जिस्टेंस रहेगा, मशीनरी रहेगा तो हमारा प्रोडक्शन रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा तो आउटपुट में फिनिश गुड्स निकलेगा, फिनिश गुड्स हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। ये हो गया नॉन करंट एसेट। दूसरा हो गया करंट एसेट। करंट एसेट मतलब विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम assets can be converted into cash। जो एसेट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको कहते हैं करंट एसेट। उसका एग्जांपल हो गया स्टॉक या फिनिश्ड गुड्स। करंट एसेट वो चीज़ हो गया जिसको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको एग्जांपल हो गया स्टॉक। स्टॉक बेचेंगे तो पैसा हो जाता है, फिनिश गुड्स भी सेल करेंगे तो पैसा मिल जाता है, उसको कहते हैं करंट एसेट। नॉन करंट एसेट हो गया, करंट एसेट हो गया। दूसरा हो गया तीसरा हो गया फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स का कोई मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, नो एग्जिस्टेंस मतलब उसको इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्रोडक्ट लॉन्च जब हुआ उसका सेल्स बढ़ाने के लिए या उसका सेल्स एकदम हाई करने के लिए कोई बड़ा अभिनेत्री या अभिनेता के साथ हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करते हैं। सोचो हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया 1 करोड़ रुपया का, 1 करोड़ रुपया का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया। ये हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्योंकि हमने 1 करोड़ रुपया जो हमने एक्सपेंसेस किया एडवर्टाइजमेंट में उसका रिटर्न आएगा 8 से 10 साल तक। जैसे हमारा एडवर्टाइजमेंट टीवी में चलता रहेगा, हमारा सेल्स बढ़ता जाएगा, सेल्स बढ़ता जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से जितना सेल्स होगा उतना प्रॉफिट आएगा। तो ये जितना दिन टीवी में ऐड चलेगा उसी हिसाब से सब चीज़ चलता जाएगा। लेकिन खर्चा हमने प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर में किया है 1 करोड़ रुपया, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या उसको अकाउंटिंग की टर्म में कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये कंपनी के लिए एसेट हो गया क्योंकि हमने खर्चा किया तो खर्चे के ऊपर इतना आमदनी होता है, मतलब सेल्स बूस्ट हो गया तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, तो ये एसेट हो गया। लेकिन उसको बुक अप अकाउंट में हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न अप करते हैं। रिटर्न अप करते मतलब जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वैल्यू रेड्यूस होता है, हर साल कुछ ना कुछ उसका वैल्यू रेड्यूस करेंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ दिखाएंगे तो उसका कुछ वैल्यू रेड्यूस करेंगे जरूर। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर 20 लाख रेड्यूस करेंगे, 10 साल में 20-20 लाख रेड्यूस करेंगे तो 10 साल के बाद उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये हो गया फिक्टिशियस एसेट, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और दूसरा एग्जांपल हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब हमने अगर कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी का एग्जिस्टिंग होने से पहले जितना भी एक्सपेंसेस हमने किया है कंपनी बनाने के लिए वो हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये भी हो गया फिक्टिशियस एसेट्स। अभी फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट जिसको कहते हैं, नॉन करंट एसेट मतलब जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एक्वायर किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको नॉन करंट एसेट कहते हैं या फिक्स्ड एसेट। वो भी 2 प्रकार का है, एक हो गया टेंजिबल एसेट, दूसरा हो गया नॉन टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसका एग्जिस्टेंस है, स्वरूप है, अस्तित्व है, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं,
कैन बी फील्ड, कैन बी टच, वो हो गया टेंजिबल एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। नॉन टेंजिबल एसेट्स मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका मतलब कोई एक फॉर्म नहीं है, उसको कहते हैं नॉन टेंजिबल एसेट। नॉन टेंजिबल एसेट्स में आता है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। गुडविल हो गया कंपनी का रेपुटेशन, हम वैल्यूशन करते हैं कि अपना कंपनी का इतना गुडविल है। ट्रेडमार्क हो गया हमारा, अगर कोई कंपनी है और ज़्यादा रेपुटेशन है तो दूसरा लोग भी अपना लेवल इस्तेमाल करके अपना परचेज सेल करना चाहेंगे, तो वो चीज़ हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये हो गया नॉन टेंजिबल एसेट्स। अभी देखते हैं रिसिप्ट्स। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन में जो चीज़ हमको मिलता है उसको कहते हैं रिसिप्ट। मतलब हमने कुछ सेल किया, सेल के बदले में हमको कैश मिला, कैश हो गया हमारा रिसिप्ट। रिसिप्ट में भी दो प्रकार का, एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा हो गया कैपिटल रिसिप्ट। एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा हो गया कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में हमको मिल जाता है, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे हमने कुछ सेल किया, सेल के बदले में हमको पैसा मिल गया, वो हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कोई हमारा एक मशीनरी था, बहुत आउटडेटेड हो गया, उसको हमने सेल किया, सेल के बदले में हमको पैसा मिल गया, वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। अभी देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब जितना खर्चा हमने किया है कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए, जो हमने पैसा लगाया है उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये हमारा खर्चा हो चुका है, इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो खर्चा हम करते हैं उस दौरान उसका बेनिफिट हमको मिल जाता है। ये हमारा पैसा ऑलरेडी जा चुका है हमारे पास से और इसका सर्विस भी हमको मिल गया है, तो उसको कहते हैं जो पैसा हमने ऑलरेडी एक्सपेंसेस कर चुके हैं उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। मतलब ये पैसा अपने हाथ से जा चुका है और उसका सर्विस हमने ले लिया है, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये भी हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैंने आपको पहले ही बोल दिया जी, एडवर्टाइजमेंट केसेस में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसको भारी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने किया, कोई अभिनेता अभिनेत्री के साथ एक एडवर्टाइजमेंट किया जो टीवी में रन होता रहेगा 8 से 10 साल तक, और उसका खर्चा अगर प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर में 1 करोड़ हुआ है तो उसको हर साल बैलेंस शीट में थोड़ा थोड़ा करके माइनस करते जाएंगे, ताकि 1 करोड़ रुपए का हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो हर साल उसको 20 लाख रुपए के हिसाब से माइनस करते जाएंगे, तो 10 साल में उसको रिटर्न ऑफ होगा या जीरो हो जाएगा। वो हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स। मतलब कुछ हमने फिक्स्ड एसेट लेने के लिए कोशिश किया, बड़ा बिल्डिंग लिया, बड़ा प्लांट लिया, बड़ा मशीनरी लिया, उसमें हैवी एक्सपेंसेस आता है, उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। या कोई ऑलरेडी मशीनरी है उसमें कुछ एक्सटेंशन किया, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए कुछ उसमें रिपेयर वर्क किया और कुछ मशीनरी पार्ट जोड़ा, तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure is the expenditure incurred, the benefit of which is consumed or adjusted within 1 accounting period. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दूसरा भी एक मीनिंग होता है जो विद इन वन अकाउंटिंग ईयर में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है या कंज्यूम कर देते हैं, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। मतलब एक्सपेंसेस का मतलब है रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस कोर्स ऑफ एक्शन में जो हमको पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। अभी उसमें एक्सपेंसेस में आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमको पता है हमारा बिजनेस इंडिफिनिट टाइम के लिए चलता जाएगा, इसको कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से। बिजनेस अगर इन्फिनिट टाइम के लिए जाएगा तो अगला साल का इंश्योरेंस पैसा ये साल में ही हम भर देते हैं। मतलब अगले साल के लिए जितना भी इंश्योरेंस का प्रीमियम रहेगा प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर में भर देंगे, उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब जो एक्सपेंसेस हमारे ऊपर ड्यू नहीं हुआ लेकिन अभी से हम उसको पे कर देते हैं, उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। दूसरा हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट वी हैव नॉट पेड द अमाउंट। मतलब एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था या किसी कारण से हम पैसा उसको चुका नहीं पाए, लेकिन ऑलरेडी वो पैसा ड्यू हो चुका है, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन में है उसके दौरान जितना पैसा हमको मिला, मतलब किसी कुछ चीज़ हमने सेल किया, सेल के बदले में हमको पैसा मिला, वो पैसा हो गया रेवेन्यू। बिजनेस के लिए जो सेल से पैसा रियलाइजेशन हुआ, पैसा मिला, उसको रेवेन्यू कहते हैं। अभी इनकम, income is the profit earned during an accounting period. In other words, income is the excess of revenue over expenses. income, income का मतलब excess of revenue over expenses। खर्चा से जितना खर्चा क्या है उससे ज़्यादा हमको पैसा मिल गया, उसको कहते हैं इनकम। सोचो 1 लाख का मटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख कॉस्टिंग मटेरियल, ये जो हमने इतना मटेरियल है 1 लाख का मटेरियल है, हमने उसको 1,30,000 में सेल किया, तो ये जो बैलेंस है 30,000, ये 30,000 हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंसेस, ये हो गया रेवेन्यू। वन लाख का मटेरियल हमने 1,30,000 में सेल किया, तो 1 लाख का ये हो गया एक्सपेंसेस, ये अमाउंट एक्सपेंसेस हो गया। 1,30,000 रेवेन्यू अमाउंट हो गया, 30,000 हो गया इनकम, इनकम या प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अभी देखते हैं गेन। Gain is increase in owner's equity resulting from transaction other than the day-to-day transaction from irregular or non-recurring in nature. Stating differently, it is the profit that arises from the transaction which are not in operating activities of the business but are incidental to it. Such gain is sale of land, machinery, and investment. गेन का मतलब है डेली बिजनेस के हिसाब से हम अगर सेल करते हैं उससे कुछ प्रॉफिट अराइज होता है तो उसको गेन नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हमने कुछ प्रॉपर्टी सेल कर दिया, लैंड सेल किया या बिल्डिंग सेल किया या मशीनरी सेल किया, उसके दौरान हमको कुछ प्रॉफिट मिला, तो वो प्रॉफिट का अमाउंट को गेन कहते हैं। अभी देखते हैं लॉस। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। मतलब लॉस का मतलब है रेवेन्यू से ज़्यादा खर्चा होने का, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब रेवेन्यू का मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में
जितना हमको पैसा मिला उसको कहते हैं रेवेन्यू, लेकिन पैसे की मिलने की बदले से उससे ज़्यादा खर्चा हो गया तो उसको लॉस कहोगे। मतलब इसमें रेवेन्यू विल बी लेस एंड expenses will be हाई। रेवेन्यू कम होगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा तो ये लॉस होगा। मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज कॉल्ड लॉस। एक्सपेंसेस मतलब जितना खर्चा हम ज़्यादा करेंगे और रेवेन्यू कम आएगा। रेवेन्यू मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन में जितना हमको पैसा मिला उसको कहते हैं रेवेन्यू। जितना हमने सेल किया, समझो हमने 10,000 का सेल किया तो 10,000 हो गया रेवेन्यू अमाउंट, लेकिन खर्चा उसको सेल करने के लिए 20,000 रुपये खर्चा हो गया, तो ये फ़र्क जो है लॉस में आएगा। 20,000 का एक्सपेंसेस हो गया और रेवेन्यू हो गया 10,000, तो 20 से 10 होगा तो 20 से 10 जाएगा तो 10,000 बच रहा है, तो 10,000 लॉस में जाएगा। अभी देखते हैं परचेज। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स और रीसेल। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। मतलब परचेज का अर्थ है कुछ हमने मटेरियल खरीदा है उसको रीसेल करने के लिए, उसको कहते हैं परचेज। परचेज रिटर्न मतलब हमने कुछ खरीदा था उसको फिर वापस रिटर्न कर दो, उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। अभी सेल्स मतलब हमने कुछ सेल किया है उसको कहते हैं सेल्स। सेल्स रिटर्न मतलब हमने कुछ सेल्स किया और वो चीज़ वापस हमारे पास रिटर्न आ गया, उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो है। आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते।